आदरणीय श्री शिशिर जयपुरिया जी, चेयरमैन सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, शिखा बनर्जी जी प्रिंसिपल, साके जयपुरिया जी वाइस चेयरमैन और सभी शिक्षकगण, सभी विद्यार्थीगण और जो भी इसमें सहभागी हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मुझे जब यहाँ के विद्यार्थियों ने कॉन्फ्रेंस 20 के इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, जबकि ये वर्चुअल है, आभासी है, तो भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने सहज रूप से स्वयं उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। इसलिए कि कानपुर में मैं काफ़ी रह करके काम भी किया है। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। उत्तर प्रदेश मेरा कार्यक्षेत्र रहा है और प्रारंभ में तो कानपुर से ही सारे कार्य को निष्पादित करने का हमने प्रयास भी किया था। जयपुरिया जी ने बताया कि संबंध मेरा बहुत पहले से है। मुझे जहाँ तक स्मरण है कि लखनऊ में मैं जयपुरिया स्कूल में संभवतः 97 या 98 ऐसे कुछ है, उस समय एक वार्षिक उत्सव में गया था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। वहाँ के विद्यार्थियों का अनुशासन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनको अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता और सामर्थ्य, विद्यालय के संस्कार शिक्षण को स्वयं प्रकट करने में सक्षम प्रतीत हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को आधार मानकर जयपुरिया जी ने पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी प्रदेशों में, और जैसा आपने बताया कि बाहर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए लोगों को उत्प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। यह जो विद्यार्थियों के द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, ये 20वां आयोजन है और इसमें विशेष रूप से लगातार 20 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, विशेष रूप से अनेक तकनीकी सांस्कृतिक कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। अपने स्वयं उद्बोधन में आपने स्वयं बताया कि अनेक प्रकार से ऐसे टेक्नोलॉजिकल सारी चीज़ें लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। इनोवेटिव आधार पर जो छात्रों ने कार्य किया है उसको भी प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही साथ छात्रों के अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिभा है उसको भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए से कराने का प्रयास किया जाता है। ये निश्चित रूप से बड़ा प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों के अंदर लीडरशिप किस ढंग से उभर कर आए, यह अवसर भी उपलब्ध कराया जाता है। और आज जबकि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 से ग्रस्त है, बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके और विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कल्चरल सारे कार्यक्रमों को करते हुए जो स्वरूप निर्माण किया है, स्वयं अपने में बड़ा स्तुत्य है। ऐसे में जयपुरिया विद्यालय के छात्रों ने इस आपदा के दौरान जिस तरीके से काम करने का प्रयास किया है और इसको वास्तव में ये आपदा न मानकर आपदा को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे विकसित किया जाए, ये करने का काम किया है। उनको जितना उनकी तारीफ की जाए वो कम है। 4 दिन का एक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बहुत ही लोगों को प्रेरित करेगा। देश विदेश के सब लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों के मन के अंदर ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है कुछ करने का, यह आत्मविश्वास जागृत करने में महती भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरी शुभकामना है
ये सफल हो 4 दिन का कार्यक्रम। जैसे मुझे बताया गया है कि 40 सुप्रसिद्ध विद्यालयों ने इसमें भाग लिया है। सब लोग इससे प्रेरित होंगे। इससे विद्यार्थियों का दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, लगन की मैं तारीफ करता हूं कि वो आज के महामारी के कारण मन के अंदर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की भावना नहीं रखे कि हम कैसे कर पाएंगे, लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। यह भाव नहीं तो हम डट के इसको महामारी को भी मात देंगे और आगे बढ़ेंगे। यह सोच, यह संकल्प विद्यार्थी के मन के अंदर की क्रिएटिविटी की भावना को भी जागृत करता है और आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो विद्यार्थियों ने कॉन्फ्रेंस 20 करके काम किया है और 4 दिन का एक कार्यक्रम रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके अंदर आत्मविश्वास तो जागृत करेगा। जो भी इसको देखेगा उसको भी प्रोत्साहित करने में सक्षम होगा और समर्थ होगा, एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा। शिक्षा में मानव मूल्यों का उल्लेख गांधी जी ने किया था। आज के युवाओं के लिए एक सफल, सुखी और समृद्ध जीवन जीने की निष्ठा मानवीय मूल्यों से आ सकती है। मूल्य शिक्षा मूल रूप से यह कहती है कि सभी मनुष्यों का जीवन लक्ष्य एक ही है, वह है निरंतर सुख से जीना। सुख क्या है, इसकी विभिन्न प्रकार की अनुभूति की जा सकती है। आध्यात्मिक सुख भी होता है, भौतिक सुख भी होता है। दोनों का जो समन्वित रूप होता है, यह मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने में सक्षम होता है। शिक्षा इसको लोगों के मन के अंदर स्थापित करने का प्रयास करती है और उससे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके लिए हम सब में समान क्षमता भी है। हम सब केवल योग्यता के स्तर पर भिन्न है। शिक्षा से योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार एक सही कार्यक्रम बनाया जाए। प्रारंभिक रूप में बच्चों को सिखाना, संस्कार देना शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और समाज की जिम्मेदारी है। किंतु यदि विद्यार्थी कुछ सीखने से यह रह जाता है तो उसे पूरा करने के लिए शिक्षा का गहनता के साथ अध्ययन करना होगा ताकि व्यक्ति अपने उच्चतम योग्यता को प्राप्त कर सके। लगातार चिंतन करते हुए व्यक्ति जब ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की अनुभूति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को शिक्षित अनुभव करता है और अनुभवजन्य ज्ञान व्यक्ति को व्यवहारिक दिशा में बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मित्रों, मैंने प्रारंभ में आपके सामने संविधान का प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का वाचन कराया था, क्योंकि आज जो भारत का लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को चलाने वाला हमारा संविधान है। संविधान के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान चल रहा है और संविधान के प्रियम्बल के बारे में, संविधान के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, विभिन्न प्रकार के जो उसे दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो हम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ सकते। मैंने अनुभव किया, पिछले 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कई जगह मुझे कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था, तो मुझे अनुभव हुआ कि संविधान के प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को। जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात पूछी जाती थी तो उसमें भी जानकारी नहीं, फंडामेंटल राइट्स की बात जरूर करते थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी क्या है इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि बाद में आया 51A, इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है, 11 है, इसको मैंने पढ़ करके सुनाया है। मैंने अभियान चलाया है विश्वविद्यालयों में भी, जहां भी जिन कार्यक्रमों में मैं जाता हूं वहां भी ये बाकायदे सबसे पहले मैं संविधान के प्रियम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में वाचन कराता हूं, पढ़ के सुनाता हूं और लोग दोहराते भी हैं। और
51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसके बारे में हमारा क्या काम है? फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आती है भूल जाते हैं लोग। जैसे उसमें है कि राष्ट्रीय क्षति, हिंसा के माध्यम से राष्ट्रीय क्षति होती है, इससे बचे रहना, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखना, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय सम्मान के स्थल हैं, केंद्र हैं, इनके प्रति आस्था, इसके प्रति सम्मान का भाव रखना, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो हमारा सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बिंदु है, इसके बारे में सोचना, ये सारे विभिन्न चीजें हैं। मानवता को आगे बढ़ाने की दिशा में विज्ञान को भी संवेदनशील बनाते हुए किस ढंग से हम लोगों के जीवन में आत्मसात कराने की दृष्टि से प्रयास कर सकते हैं, इसका भी प्रयास कर रहा है। और इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में जिस भी प्रकार की भूमिका का निर्वहन करना पड़ सकता है, हम करेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। अब इस पर विचार करिए, आत्मनिरीक्षण करिए। रोज हत्याएं हो रही है, मां बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये राष्ट्रीय क्षति है। और जो संविधान की दुहाई लोग देते हैं कि अब तो संविधान का पालन करें, और संविधान का पालन राष्ट्रीय सामानों को जलाकर कर रहे हैं, हिंसा को आगे बढ़ाकर कर रहे हैं। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना और उसको अपने जीवन के अंदर व्यवहारित करना, यह बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैंने संविधान के प्रेम्बल, संविधान की उद्देशिका और संविधान के फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में जगह मैं वाचन करा रहा हूं। राजस्थान के अंदर मैंने पूरे विश्वविद्यालय में हमने कहा संविधान पार्क बनेगा। संविधान पार्क में पूरे संविधान का स्वरूप होगा। संविधान कितने भाग हैं, इसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारी चीजें होंगी, ताकि बच्चा आए तो उसको देखे कि हाँ किस आधार पर हमारा देश चल रहा है, किस ढंग से हमें चलाया जा रहा है, और किस ढंग से हमें अपना आचरण व्यवहार करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाना है। इसकी जानकारी प्रथमता होनी चाहिए। और इसलिए हमने संविधान पार्क हर जगह बनवाने की बात की है। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया कि संविधान के इन सारी चीजों को जानकर आचरण व्यवहार में लाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, जहां बहुत आपस में एक विशृंखलता की स्थिति निर्माण हुई है, वो समाप्त होगी। फिर लोग किस तरीके से अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से संविधान का प्रत्यक्ष रूप से हम दर्शन करा सकें, ताकि देश की एकता और अखंडता लोग के सामने उपस्थित हो सके, इस स्वरूप का हम दर्शन करा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में भी, महाविद्यालय हैं, आपके विद्यालय हैं, इन सारे स्थानों पर इस प्रकार के मूल कर्तव्यों के बारे में, संविधान के उद्देशिका के बारे में, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी संबंधित मूल बिंदु लोगों के सामने रखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। नई शिक्षा नीति की अभी चर्चा चली है। नई शिक्षा नीति भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, मैं कह सकता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये शायद पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो उस दिशा में अपना कदम बढ़ाने के दृष्टि से सक्षम होगी। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास का जागरण हो, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से भी उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की बात नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रखी गई है। नई शिक्षा नीति में सपाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक विषयों की खोज की अनुमति देने वाली लचीली पद्धति ड्रॉप आउट को कम कर सकती है। साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट से सिस्टम में प्रवेश करने के लिए ड्रॉप आउट के लिए आसान बना देती है।
नीति की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहु अनुशासनात्मक और विद्यालय के स्तर पर छात्रों द्वारा अपनी पसंद के आधार पर विषय चुन पाना है। इससे सिस्टम के भीतर छात्रों के लिए कई प्रवेश बिंदु और विकास बिंदु खुल गए जो इस नीति को स्वागत योग्य बनाते हैं। नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसको स्टेम के रूप में दर्शाया गया है, STEM, समावेश किया गया है। मैंने इसमें एक सुझाव दिया है और संभवतः स्वीकार भी हो जाएगा। वो सुझाव है, मेरा अनुरोध रहा है कि इसमें कृषि और कंप्यूटर को भी स्थान देकर इसको STEAMC, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैथ, कंप्यूटर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैथ, कंप्यूटर के रूप में परिवर्तन करने से उच्च शिक्षा और रोजगार परक बनेगी। कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास नदियों के किनारे बसे शहरों में होती है। वास्तव में गंगा तट पर स्थित कानपुर शहर का सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय इसी का पर्याय है। मेरे मन के अंदर सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय बड़ा ही सम्मान का स्थान रखता है। प्रारंभ से ही मैं अपने हृदय में सम्मानित भाव रखते हुए इस विद्यालय से अपने को जुड़ा हुआ मानता हूँ। आपने भी उल्लेख किया, आप लोगों से भेंट हुई है, मेरी पहले भी मुलाकात हुई है, तो मैं लगातार इस जयपुरिया विद्यालय का प्रशंसक रहा हूँ। और ये बात सही है कि कानपुर में तो एक पर्याय के रूप में है। कानपुर में जयपुरिया विद्यालय, अच्छा कानपुर का जयपुरिया विद्यालय, हाँ, सब तरफ जा रहा है। लोग अगर विशिष्ट प्रकार की विधि का, विशिष्ट प्रकार के तरीके का, स्वरूप का दर्शन कराता है। अरे वहां का विद्यार्थी उसको देखते हैं, अच्छा तुम जयपुरिया से आए हो क्या? एक विशेष प्रकार की अनुशासनात्मक स्थिति का स्वरूप निर्माण करता है। और इसलिए सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय, अगर मैं कहूं इसका पर्याय है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष माननीय शिशिर जयपुरिया जी को मैं बधाई देता हूं। आपने अपने जो विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया आपने देश की परिस्थिति के बारे में भी, चाइना के बारे में भी, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी, हमारा कैसे क्या हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने अपने विचार व्यक्त करते समय बातों को रखा है। आपने एमएसएमई भी चिंता की है, आपने स्टार्टअप की भी बात कही है, आपने इनोवेशन की बात कही है। विद्यार्थियों के अंदर नवाचार का भाव जगे ताकि वो कुछ कर सके और उसको इनोवेशन को भी स्टार्टअप का स्वरूप प्रदान कर सके, ताकि छोटे उद्योग के जरिए से ये दिखा सके ये किया जा सकता है। इसका भी आपने उल्लेख किया। तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपका विचार आपके विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश करने वाला है। आपको मैं बधाई देता हूं, जिनके विद्यालय रूपी खजाने में बहुत सारे अनगिनत छात्र हैं, बड़े प्रतिभाशील लोग हैं, प्रतिभा संपन्न लोग हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा बनर्जी जी, इन्होंने बड़ा ढंग से विद्यालय को चलाने का प्रयास किया है। और मैं कह सकता हूं कि विद्यालय के विद्यार्थियों की क्षमता को पहचानने में आपकी अद्भुत कुशलता है। कौन सा विद्यार्थी किस दिशा में किस ढंग से जा सकता है, इसका विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए से, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे और भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके टैलेंट को पहचान करके वो किधर जा सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये विशेषता शिखा जी के अंतर्गत विद्यमान है। इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके भी प्रशंसा करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ का विद्यार्थी आगे बढ़ता जा रहा है, विद्यालय भी आगे बढ़ता जा रहा है। सभी विद्यार्थियों को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि अपने प्रसिद्धि व कामयाबी का परचम देश विदेश में फहराए। इन सभी में मैं उज्जवल भारत की स्पष्ट तस्वीर देख रहा हूँ। ये हमारे विद्यार्थी हैं, ये अगर मैं कहूँ कि हमारे देश के ये चित्र के स्वरूप में है।
ये विद्यार्थी को देखने वाला लगता है कि हमारा देश किधर जाएगा। इनके विभिन्न कार्यक्रमों को देखकर, विभिन्न प्रकार के आयोजनों को देखकर यह अनुभूति होती है कि इन आयोजनों के माध्यम से देश के स्वरूप को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। आयोजन केवल मात्र आयोजन नहीं है, वह आयोजन भी हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरीके से उतर सके ताकि देश को आगे बढ़ा सकने में हम सक्षम हों। बराबर यह अनुभूति बनी रहे कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, सबल करना है। हमारा कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा जिस आयोजन के जरिए से ये दिखाई पड़े कि कहीं देश के, समाज के विपरीत तो नहीं है। ये सोच बराबर बनी रहना, ये विशेष प्रकार की पहचान को प्रकट करता है। आपने अपने विद्यालय के माध्यम से इस पहचान को जागृत किया है, इसलिए मैं यहाँ के विद्यार्थियों को भी उसी प्रकार से मैं बधाई देता हूँ। अगर भारत का भविष्य ऐसे होनहारों के हाथों में होगा तो इसका प्रकाश कितना सुनहरा होगा। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कन्फेस्ट 2020 ये बहुत सफल हो और इस कन्फेस्ट के माध्यम से जो 4 दिन का होगा, इसके माध्यम से भविष्य में हम किस तरीके से अपने सहयोगी छात्रों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने विद्यालय के स्वरूप को और प्रभावी तौर पर कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर इसको एक आकर्षण का केंद्र कैसे बना सकते हैं, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निश्चित रूप से ये लोगों के सामने विचार जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में यहाँ के छात्र सफलीभूत होंगे। आप सब लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से फिर से ये विद्यालय एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। इतनी बात कहते, शुभकामना व्यक्त करते हुए आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं का हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ। ज़्यादा अच्छा होता वर्चुअल ना होकर वहाँ सीधे आना पड़ता तो और अच्छा होता, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, वर्चुअल ही है। तो भी मुझे लगा कि हम अपने लोगों के बीच में अपनी वाणी को रख रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। इतनी बात कहकर शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।